प्यारे बच्चों, नमस्कार। और आज के पाठ्यक्रम में हम पुनः चलते हैं। आत्मा का ताप, लेखक है सैयद हैदर रजा। ठीक है, और हम आए थे पृष्ठ क्रमांक 110 का नीचे पैराग्राफ। भले ही 1947 और 48 की घटनाएं महत्वपूर्ण घटी हो, है ना। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, और 48 में भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य घटी। लेकिन मेरे लिए वे कठिन बरस थे। पहले तो कल्याण करने वाली घर मेरे पास रहती, मेरी माँ का देहांत हो गया। ध्यान रखना बेटा, माता पिता जब गुजर जाते हैं तो उसके ऊपर क्या गुजरता वही जानेंगे। जब तक माता पिता हम निश्चिंत रहते हैं कि हमको क्या लेना है, क्या ले देना है। पिताजी माताजी जब दोनों गुजर जाते हैं तो सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाती है। पहले तो कल्याण करने वाले घर मेरे पास रहते थे, मेरी माँ का देहांत हो गया। पिताजी मेरे पास ही रहते थे, वे मंडला लौट गए और मई 1948 में वे भी अब नहीं रहे। विभाजन की त्रासदी के बावजूद भारत स्वतंत्र था और उत्साह था, उदासी भी थी। जीवन पर अचानक जिम्मेदारियों का बोझा पड़ता है। हम युवा थे, मैं 25 वर्ष का था और लेखकों, कवियों, चित्रकारों की संगत थी। हमें लगता था कि हम पहाड़ खिला सकते हैं। ध्यान देना बेटा, और युवा अवस्था में एक जुनून होता है, जो जैसा करना चाहेंगे, क्योंकि खून ताजा रहता है, एक उन्माद होता है, उग्र रूप होता है। जो कुछ करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो वही कहते हैं कि हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं, और सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपने माध्यम में सामर्थ्य भर बढ़िया काम करने में जुट गए। देश के विभाजन, महात्मा गांधी की हत्या क्रूर घटनाएं थी। व्यक्तिगत स्तर पर मेरी माता और पिता की मृत्यु भी ऐसी क्रूर घटना थी। हमें इन क्रूर अनुभवों को आत्मसात करना था। हम उसे उबर काम में जुट गए। सन 1948 में मैं श्रीनगर गया, वहां चित्र बनाए। ख्वाजा अहमद अब्बास जी वहां थे। कश्मीर की कायावली मतलब कबीलों का आक्रमण, कबायली आक्रमण हुआ। तब मैंने तय कर लिया था कि भारत में ही रहूंगा। मैं श्रीनगर से आगे बारामूला तक गया। घुसपैठियों ने बारामूला को ध्वस्त कर दिया। मेरे पास कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का पत्र था, जिसमें लिखा था, क्या लिखा था कि यह एक भारतीय कलाकार है, इन्हें जहां चाहे वहां जाने दिया जाए और उनकी हर संभव सहायता की जाए। एक बार मैं बस से बारामूला लौट रहा था, वहां जा रहा था, तो स्थानीय कश्मीरियों ने मुझे बीच में पैंटधारी शरारती को देखकर एक पुलिस वाले ने मुझे बस उतार दिया। मैं उसके साथ चल दिया। उसने पूछा, कहां से आए हो, नाम क्या है? मैंने बताया कि मैं रजा हूं, बंबई से आया हूं। शेख साहब की चिट्ठी उसे दिखलाई। उसने सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफी मांगते हुए चला गया। श्रीनगर की इसी यात्रा में मेरी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर, ध्यान देंगे इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, इसका सैयद हैदर रजा का प्रसिद्ध फोटोग्राफर या डिजाइनर कौन थे? तो उत्तर आ जाता है फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेशॉ से हुई। मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा, तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को लेकर मैं संदेहशील हूं। तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं हुई है। चित्र बनाए अच्छे बनाए हो, जिसमें रचना नहीं हुई है, क्या दर्शाना चाह रही नहीं हुई है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह बनाया जाता है। आधार होता है, नींव, दीवार, बीम, छत, तब जाकर वह टिकता है।
मैं कहूंगा कि तुम सेजा का काम ध्यान से देखो। इन टिप्पणियों का मुझ पर गहरा प्रभाव रहा। बंबई लौटकर मैंने फ्रेंच सीखने के लिए अलायंस फ्रांस में दाखिल ले लिया। फ्रेंच पेंटिंग में मेरी खासी रुचि थी, लेकिन मैं समझना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तव में क्या होगी। पन्ना पलटेंगे, मैं भी पलट दिया। सन 1950 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने मुझसे पूछा, तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो? मैंने पूरी आत्मविश्वास से उत्तर दिया कि फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार है, फ्रेंच पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है। और तुम्हारा पसंदीदा कलाकार कौन है? सेजा, वान गांग, गोगा, पिकासो, माती, सागार और ब्राक, है ना। रजा का पसंदीदा ड्राइंग कलाकार कौन है? ये होगा सेजा, वांगांग, कोंगा, पिकासो, माती, सागार और ब्राक। पिकासो के काम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैंने कहा, पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिकासो जीनियस है, होशियार है। वह इतने खुश हुए कि मुझे एक के बजाय 2 बरस के लिए छात्री मिली। मैं सितंबर में फ्रांस के लिए निकला और 2 अक्टूबर 1950 मोशई पहुंचा। पेरिस में मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। बम्बई में रहते एक ऊर्जा थी, काम करने की एक इच्छा थी, आत्मा को चढ़ा। यह ताप लोगों को दिखाई देता है, इसमें ताप चढ़ गया, रंग चढ़ गया है। करते अभ्यास के जड़मती होती सुजान, रसरियावत जात है, सिल पर परत निशान। अभ्यास करो बेटा। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। पढ़े उसको गढ़ो बेटा। पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। पढ़े हो लेकिन गढ़े नहीं बेटा, उसको गढ़ना सीखो। अच्छा, कोई काम इच्छा हो तो लोगों की सहायता करते तैयार हो। मैं अपने कुटुंबों के युवक लोगों से कहता रहता हूं कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करना है। क्या करना है? मेहनत। अभी बढ़ा ना, मेहनत, उद्यम माने परिश्रम करना सीखो। परिश्रम करेंगे तो मेहनत लाएगी रंग। चित्रकला व्यवसाय नहीं बेटा, चित्रकला व्यवसाय नहीं है, ये अंतरात्मा की आवाज है, अंतरात्मा की पुकार है। इसे अपना वर्चस्व देकर, सर्वस्व देकर सब कुछ ठोस परिणाम मिल पाते हैं। केवल जरा जाबरी को कार्य करने की ऐसी लगन नहीं मिली। वह पूरे समर्पण से दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों की साथ करती है। कल मैंने उन्हें फोन किया यह जानने के लिए कि वह दमोह में क्या कर रही है। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे सूर्य प्रकाश, उस ग्रामीण स्त्री का पति सूर्य प्रकाश है जो अपने पति का नाम नहीं ले रही थी, का किस्सा याद है ना। संस्कृति देखा जाए, भारतीय संस्कृति की विशेषता है बेटा, लेकिन पहले थी, अब पाश्चात्य संस्कृति हो गया। पति पत्नी का नाम नहीं लेती, इसका जकड़ी फकड़ी क्या क्या बोलते हैं ना, जकला फकला भैया बुधा, ये सब पहले की। पति पत्नी का नाम नहीं लेते और पत्नी पति का नाम नहीं लेते थे। आजकल तो क्या नाम है, वो मिस्टर पीएन निसार या नाम भी ले रहे, सब कुछ लेते। क्या संस्कृति है, पहले की संस्कृति है ना। अपने से बड़ों को नाम नहीं ले जाते, उसको रिश्ते में जोड़ा जाता है बेटा। जैसे हमसे बड़े हैं, अग्रज है, बड़े भैया, बड़ी है फलाना भैया, ये कौन है तो चाचा है, ये कौन है बाबा है, ये कौन है दादा है। नाम नहीं लिया जाता बड़ों का नाम, सम्मान। और कभी भी आप नाम लेते हैं श्री फलाना नाम, श्री की जोड़ना चाहिए, ठीक है। क्यों? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
श्रीमान कहा जाता है ना। मैंने जिस तरह से उसे बताया कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे न भीख मिलती है, कहावत है। वास्तव में देखें ना, बिना मांगे मोती मिल जाते, मांगे भीख न मिलती है, कहावत। मेरे मन में शायद यो मित्रों को संदेश देने की कामना है। कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे बैठे न रहो। समय निकल जाता है बेटा, हाथ में धरे निकल जाएगा ना। समय बहुत बलवान है, वही अर्जुन वही बाण है। समय मिलने पर जो तिनका होता है ना, वो भी सर्वस्व। पंक्ति तो आपको तो याद ही होगा। चलो आगे देखिए, छोड़ देना। मेरे मन में शायद यो मित्रों को संदेश देने की कामना है। कोई घटना के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे ना बैठे रहो बेटा, खुद कुछ न कुछ करो। जरा देखिए, अच्छे खासे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्हें तमाम संभावनाएं हैं और यहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं। मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा अपने चित्त को संतप्त किए रहता हूँ। मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ जिससे खामी लगती है। यह बहुत गजब की बात नहीं है, लेकिन मुझे काम करने का संकल्प है। संकल्प करो बेटा, आप जिसे सत्यनारायण पूजा जाते बाहर संकल्प करो। और मैं मनसा वाचा कर्मण से ये प्रवेश का निर्मित पूजा अध्यापन सत्यनारायण की कथा करा रहा हूँ। ये संकल्प करते हैं, वास्तव में संकल्प होता है। अरे प्रैक्टिकल देखो ना बेटा, आज कौन सा दिन गुरुवार है, कई लोग उपवास रहेंगे, गुरु लक्ष्मी वाले है, माता को उपवास है। हाँ, तो आज उपवास है क्योंकि मन में संकल्प लिए कल उपवास, मुझे गुरुवार को उपवास रहना है, तो उस दिन आपको दिन भर भूख नहीं लगी बेटी। और लेकिन दूसरे दिन देखोगे, अरे नहा काय कर जैसे भूख लगी है, क्योंकि आपने उस दिन संकल्प नहीं किया। पहले दिन संकल्प है कि अरे हमको गुरुवार को उपवास रहना है, तो गुरुवार को कुछ नहीं खाएंगे, कोई भी लालच लोभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने संकल्प लिया, कल संकल्प लिया कि मुझे कुछ खाना नहीं, उपवास रहना है। संकल्प करने से अब जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा, हम लोग अरे जैसे आप कापी चेक करना, हाँ 150 कापी चेक करेंगे तभी हम सोएंगे। आप लोग भी होमवर्क करते, इतना होमवर्क कंप्लीट होगा तभी हम सोएंगे। यही क्या है, संकल्प तो है बेटा। संकल्प करने से क्या कुछ नहीं होता है। यदि मन में ठान लो बेटा तो सब कार्य संभव है। अब चलते हैं, मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूं जिसमें खामी लगती है। यह बहुत गजब की बात नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत मुझ में काम करने का संकल्प है। भगवत गीता कहती है, जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण है। जीवन में जो कुछ भी हो तनाव के कारण, हमको कष्ट मिलता है सबक सीखने के लिए बेटा, सबक सीखने का। और कमी जहां होती ना, उसी में ही इसका महत्व बढ़ जाता है। पहले दाने के लिए रोते थे, भोजन के लिए, अब दाना हो गया तो कोई रोते नहीं, क्योंकि 1 रुपए किलो चावल हो गया, खाने को मिल रहा है, तो क्या करेंगे। जब सरकार दे रहे खाने को तो कौन जाए कमाने को। या बेटा आपके विकास के लिए किया गया है, वो आपका अतिरिक्त आय होगा, आप जो काम कमाओगे। तो ये भाव होना चाहिए, और भाव में ही बहुत महत्व होता है बेटा। जैसे पहले जो ओलंपिक हुआ था, पीटी उषा एक ही कांस्य पदक पाई हुई थी, उसके बाद देखो उसका नाम अमर हो गया। अब अटलांटा हमारे यहाँ हुआ तो कितना सारे स्वर्ण पदक है ना, राठौर को जानते हो, तीरंदाजी में, मुक्केबाज में, अब कितने लोगों को नाम याद रखेंगे। लेकिन पहले वो महत्वपूर्ण, जो पहले काम करता है बहुत महत्वपूर्ण होता है बेटा। मैच खेलते हैं, पहला कौन सा तक बनाया तो फलाना ने बनाया था, कब बनाया था वो सामान्य जमाने। अब आप तो रोज देखोगे, हमारा तो रण मशीन कहते हैं ना आप लोग, विराट कोहली आप जानते हो ना। अभी जो मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया, 32 साल के बाद एक ट्रॉफी हासिल हुई है, कभी नहीं जीत पाए, तो वहां सीरीज को वहां जीत गए, उन्हीं की धरती पर पहली बार हराए 32 साल बाद। बेटा ये भाव होता है, समय हो तो बलवान है, समय सब कुछ सिखा देता है। जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण, बचपन जीवन का पहला चरण एक जागृति है। जागृति मतलब होता सचेत हो जाओ। लेकिन मेरे जीवन का बंबई वाला दौर भी जागृति का चरण ही था। कई निजी मसले थे जिन्हें सुलझाना था, मुझे आजीविका कमानी थी। मैं कहूंगा कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं होता बेटा, इज्जत कमाना सीखो, मान सम्मान कमाना सीखो, महत्वपूर्ण होता है। वैसे होता वह महत्वपूर्ण नहीं होता।
उत्तरदायित्व होते हैं कि किराया देना होता है, फीस देनी होती है, अध्ययन करना होता है, काम करना होता है। कुल मिलाकर स्थिति खासी जटिल थी और मेरे माता पिता के न रहने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को खो देने से जटिलता और बढ़ गई। इस प्रकार से आज के पाठ्यक्रम को यही परिणाम दिया जाता है और इसमें कुछ प्रश्न उत्तर भी इसको ध्यान देंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, राजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश क्यों स्वीकार नहीं की? है ना, उत्तर हो जाता है राजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी की पेशकश इसलिए स्वीकार नहीं की क्योंकि मुंबई में रहकर अध्ययन करने का निर्णय कर लिया था। दूसरा, उन्हें मुंबई शहर अच्छा लगा, वहां अच्छे अच्छे मित्र मिल गए। तीसरी बात, चित्रकारी की गहराई को जानने समझने के लिए मुंबई अच्छी जगह थी। साथ ही वहां एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में क्या मिल गई थी? डिजाइनर की नौकरी मिली। 4 कारण के कारण राजा ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी को पेशकश को स्वीकार नहीं की। मुंबई में रहकर कला के अध्ययन के लिए राजा ने कौन कौन से संघर्ष किए? तो मुंबई में रहकर कला के क्षेत्र के लिए संघर्ष किए। सबसे पहले उन्होंने एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी की। वे सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक काम करते थे। उसके बाद ड्राइंग के लिए अलग समय निकाला जाता था, ये कठिनाई पड़ती थी। और उन्होंने रात को सोने के लिए उन्हें एक परिचित ड्राइवर के मकान में रहना पड़ता था। क्यों? टैक्सी ड्राइवर रात में टैक्सी चलाने जाते, रात को खाली रहता, दिन में वो सोते और दिन में काम करने चला था। इस प्रकार से उनकी परेशानी थी। वे रात के 11-12 बजे तक चित्र व रेखा खींचते थे, बनाते थे। उनकी मेहनत देकर उन्हें मुख्य डिजाइनर बना दिया गया। कठिन परिश्रम के कारण उन्हें मुंबई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। भले ही 19 प्रश्न अगला है, भले ही 1947 और 48 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी यूं, मेरे लिए वे कठिन वर्ष थे। कारण यह था कि 1947 में उसकी माता का देहांत हो गया, 48 में उसके पिताजी का देहांत हो गया और माता पिता की साया से दूर होकर बच्चे क्या कर सकते बेटा। और तीसरी बात यह जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी निधन हो गया, ये इस कारण से होगा। प्रश्न अगला आता है, रजा के पसंदीदा फ्रेंच कलाकार कौन थे? तो रजा के पसंदीदा कलाकार थे सेजा, वान गांग, गोंगा, पिकासो, मातिस, सागार और ब्राग, ये उनका नाम थे। तुम्हारे चित्रों में रंग की भावना है लेकिन रचना नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र में क्या होना चाहिए? रचना होनी चाहिए। तो इसका उत्तर बना लेंगे। किसने किस संदर्भ में कही है? यह बात प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्नियर ब्रेशर ने श्रीनगर की यात्रा के दौरान लेखक सैयद हैदर रजा के चित्रों के देखने बाद कही थी। उनका मानना था कि चित्र में भवन निर्माण करने के लिए नींव, आधार, नींव, बीम, छत का होना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार से आपके चित्र में भी ये होना चाहिए, तभी रह सकते हैं। रजा पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? फ्रेंच फोटोग्राफर की सलाह पर रजा का गहरा प्रभाव पड़ा। मुंबई लौटकर उन्होंने फ्रेंच सीखने के लिए एलायंस फ्रांस में दाखिला लिया। उनकी रुचि फ्रेंच पेंटिंग में पहले ही थी। अब वे बारीकियों को समझने का प्रयास करने लगे। इसी कारण उन्हें फ्रांस जाने का अवसर मिला। इस प्रकार से आपके पाठ समाप्त होता है। प्रश्नोत्तर को भी देख लेंगे और साथ ही साथ असाइनमेंट के प्रश्नों का आप हल अपने ढंग से करेंगे। समझा दिया हूं। वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे तभी इसका उत्तर आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। इस तरह से आज के पाठ्यक्रम को यही प्रोग्राम दिया जाता है। जय हिंद।